दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहां पर एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है और यहां पर इस रीजन पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वेरिएशन यहां पर मैं इस तरीके से दिखा रखा हूं। जो टी नॉट है वो 2RC है, जो मैग्नीट्यूड है बी नॉट है, t इक्वल्स टू 0 से ये टी नॉट तक हमारा लीनियरली इंक्रीज करता है एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स कांस्टेंट। वी हैव टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर जो हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड B, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो B नॉट बाई 2RC विल बी इक्वल्स टू B बाई T, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है तो B कैन बी रिटन एज B नॉट T बाई 2RC। ठीक है, सो ट्राई टू रियलाइज फ्रॉम T equals to 0 to T equals to 2RC, my flux changes। फ्लक्स जो है वो हमारा डेफिनेटली बदलने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्लक्स का चेंज होगा क्या लिख सकता हूं मैं? ध्यान देना, जो हमारे पास फ्लक्स आएगा, सॉरी मैं यहां पर एक चीज लिखना भूल गया था, सॉरी। ये यहां पर लेंथ है a और ये हमारा लेंथ है a। इट्स अ स्क्वायर लूप लाइक दिस। ठीक है, तो फ्लक्स जो हमारे पास होगा दैट विल बी सिंपली b इंटू a स्क्वायर, तो b नॉट a स्क्वायर बाई 2RC इंटू t। और b हमारा इंक्रीज कर रहा है तो करंट जो दौड़ना चाहेगा वो हमारे पास इस तरीके से होगा। ठीक है, करंट जो हमारे पास दौड़ना चाहेगा, सॉरी, वो इस तरीके से होगा। और करंट अगर हमारा इस तरीके से दौड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंड माइनस है, ये वाला एंड प्लस है। ठीक है, यहां पर हमारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होने वाला है, राइट। सो ईएमएफ जो हमारा इंड्यूस करेगा दैट विल बी डी फाई बाई डी टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी नॉट ए स्क्वायर बाई 2RC। तो वी आर गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट ईएमएफ समथिंग लाइक दिस। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट? यहां पर है रेजिस्टर, दिस इज C, दिस इज R, दिस इज द EMF। ठीक है, करंट जो दौड़ेगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से दौड़ेगा। So now we have a charging RC circuit. Now we have a charging RC circuit. और ये जो हमारा चार्जिंग RC सर्किट होगा इसके कारण जो हमारे पास करंट आएगा, यहां पर हमारे पास चार्ज होगा -Q, यहां पर होगा हमारे पास +Q। तो Q का वैल्यू जो है दैट कैन बी रिटन सिंपली एज C into epsilon, that is B naught A square by 2R, ठीक है, into 1 minus e to the power minus t by RC। This is what I can write। तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग करंट होगा, हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग करंट होगा that will be dq by dt, that will simply come out to be b naught a square by 2r square c e to the power minus t by rc। तो करंट हमारा इस तरीके से इंक्रीज करेगा
और जो हमारे पास फाइनल करंट होगा, दैट फाइनल करंट विल बी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 2RC पुट कर दो, बी नॉट ए स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर सी ई टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, इतना करंट हमारे पास होने वाला है। और जो हमारे पास चार्ज होगा क्यू नॉट, अगर मैं उसको लिखता हूं, दैट क्यू नॉट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू बी नॉट ए स्क्वायर बाई 2R इंटू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा। राइट, आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। मेरे ख्याल से यहां पर कोई भी दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए। ओके, वंस द EMF B has become constant, once B has become constant, we realize that no further change in flux, that implies no EMF will be induced। यहां पर अब कोई भी प्रकार का EMF जो है वो हमारा इंड्यूस नहीं होने वाला है। सो नाउ इट विल बी a RC discharging circuit, तो हमारे पास जो ये डिस्चार्जिंग सर्किट बनेगा, इस पे अगर मैं रियलाइज करूं, हमारे पास यहां पर ये प्लस Q नॉट है, ये माइनस Q नॉट है, और अब जो है वो इस करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहेगा। करंट का डायरेक्शन अब जो है वो तो हमारा बदलने वाला है। अच्छा, मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूं T डैश, दैट इज नथिंग बट T माइनस T नॉट, उसको बाद में प्लॉट कर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसके अंदर जो चार्ज होगा Q, दैट विल बी Q नॉट इंटू ई टू द पावर -T बाई RC। तो हमारे पास जो T डैश I जो होगा दैट विल बी माइनस DQ बाई DT डैश, दैट इज व्हाट आई कैन राइट। तो हमारे पास अब जो करंट आएगा that will be Q naught by RC e to the power minus T by RC। Now Q naught by RC, इसको अगर मैं पुट कर दूं, so that will be B naught A square by 2R square C into 1 minus e to the power -2 T minus T naught by RC। So that will be the current after this instant। तो ध्यान देना, यहां पर हमारे पास क्या आने वाला है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है हमारा करंट का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये है हमारा करंट का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, यहां पर अगर मैं देखूं तो एट T इक्वल्स टू T नॉट, जो हमारे पास I डैश आएगा दैट विल बी B नॉट A स्क्वायर। ये वाला क्वांटिटी तो हमारा 1 हो जाएगा, 2R स्क्वायर C e टू द पावर ऑफ -2।
डायरेक्शन हमारा उल्टा है, तो इसमें मैं प्लॉट अगर करूं, मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो I वर्सेस T, तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास चार्जिंग करंट जो है वो हमें मिलने वाला है। तो ये ग्रेजुअली हमारा इस तरीके से राइज करेगा। एट t इक्वल्स टू t नॉट, द वैल्यू ऑफ दिस करंट विल बी b नॉट a स्क्वायर बाई 2r, b नॉट a स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर c डिवाइडेड बाई e स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा यहां का मैक्सिमम करंट। एंड देन यहां पर करंट का डायरेक्शन अचानक से बदलेगा और यहां पर अब जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी माइनस बी नॉट ए स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर सी 1 माइनस e टू द पावर -2, and after that the current will decrease finally to the zero. We will going to get a discharging current. ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहां पर एक सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है, जो उसका रेडियस है a, और यहां पर जो है एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है ABCD। ये दोनों जो है वो इस तरीके से रेडियल लाइन के सहारे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और समझ लो ना, यहां पे इसको अगर मैं करूं तो ये जो है, ये जो दो आर्क है, इसका सेंटर भी यही वाला पॉइंट है, और ये दोनों लाइन जो है वो रेडियल है, वो डायरेक्टली हमारा यहां पर आता है, ठीक है। तो पहला तो ये है जो EMF इंड्यूस्ड इन द लूप ABCD एंड द EMF इंड्यूस्ड इन द आर्क AB। नाउ वी ट्राई टू रियलाइज वन थिंग। जो हमारे पास पहला वाला पार्ट है, देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स इन ABCD। तो फ्लक्स भी अगर नहीं है तो d∅ by dt will be 0. That simply implies no EMF will be induced. कोई भी EMF जो है वो हमारा इंड्यूस नहीं होने वाला है। टोटल लूप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं तो EMF होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। But try to realize outside this region we have this concentric electric fields, something like this. So, यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखूं तो यहां पर B अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो E वेक्टर है, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द रेडियल लाइन एंड दिस इज अ सर्कुलर। ट्राई टू रियलाइज, ये जब इंटरसेक्ट करेगा यहां पर तो हमारा नो EMF inwards AD and BC, क्योंकि वहां पे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसे परपेंडिकुलरली काट रहा है, तो कोई सेकेंडरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने का कोशिश ही नहीं होगा। इस वाले अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव करने पर कभी भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो डेवलप हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है, ये वाला लाइन पे अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली EMF जो है वो तो हमारा इंड्यूस होगा, और किस तरीके से इंड्यूस होगा, इफ वी रियलाइज we are moving in the direction of electric field, something like this, ठीक है, we are moving something like this। तो इस कारण पे हमारा
ये वाले लाइन के अलोंग कुछ तो ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा ही होगा। सो अगर मैं फ्लक्स देखूं, दैट विल बी सिंपली पाई आर स्क्वायर इंटू बी। तो जो कोई भी जगह पर ईएमएफ इंड्यूस होगा बाहरी पॉइंट के लिए विल बी डीबी बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर इंटू अल्फा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ध्यान दूं will be something like this: EMF divided by 2 pi r, यानी a square alpha by 2r। ठीक है। एंड जो हमारा डीएल वेक्टर होगा वो तो हमारा इस तरीके से होगा। ई वेक्टर और डीएल वेक्टर जो होगा वी रियलाइज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इफ आई फाइंड ई डॉट डीएल, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ई इंटू डीएल, दैट विल बी ई इंटू आर डी थीटा। R is the radius of the general circular path outside it, so it can be simply written as E into R d theta. So हमारे पास जो d epsilon होगा that will be a square alpha by 2r into R d theta, a square alpha by 2 into d theta. That is the total EMF induced, partial EMF induced here. So the total EMF induced will be कितना हो जाएगा? This integral d theta from 0 to theta a square alpha theta by 2. And ध्यान देना यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से है। ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ पुश होगा, तो हियर विल बी माइनस, हियर विल बी प्लस। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का कोई पुशिंग नहीं है। यहां पर जो है अगर हम ध्यान दें, दिस इज अ माइनस, दिस इज प्लस। यहां से यहां जितना गेन होगा ऐसे गोल घूम के आने पर उतना ही हमारा ड्रॉप हो जाएगा। नेट लूप पे तो हमारा जीरो आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअली ये जितना भी कर्व्ड वायर्स होगा वो एक डिस्टेंस इंडिपेंडेंट हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगा और उसका वैल्यू होगा ए स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा थीटा बाई 2। ओके ओके दोस्तों, तो हमारे पास यहां पर एक सर्कुलर रिंग है। उसमें सर्कुलर रिंग में और रिंग का मटेरियल है और दो इस तरीके से डायमीटर कनेक्टेड है, ए बी एंड सी डी। द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। रिंग के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि चेंज हो रहा है एज डीबी बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। देन फाइंड द करंट इन बीओ एंड बीसी, समथिंग लाइक दिस। नाउ वी रियलाइज वन थिंग, यहां पर जो हमारा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो तो हमारा इस तरीके से सर्कुलर होने वाला है। सो ये जितने भी डायमीटर्स हैं ये सारे डायमीटर्स इक्विपोटेंशियल होगा और वहां पर कोई चार्ज का मूवमेंट किसी भी हालत पर नहीं होने वाला है। तो एक बात तो निश्चित है, जो आई इन बीओ दैट विल बी इक्वल्स टू 0। बट ऑब्वियसली इस बाकी पूरा रिंग के अंदर हमारा ईएमएफ जो है वो हमारा इंड्यूस होने वाला है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो हमारे पास ईएमएफ आएगा दैट विल बी सिंपली पाई ए स्क्वायर अल्फा। बहुत बार कर चुका हूं, तो ये हमारा ईएमएफ होगा।
ठीक है। एंड यहां पर जो है इस वाले पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इनका रेजिस्टेंस को तो हम पूरी तरीके से भूल सकते हैं। तो आर इफेक्टिव जो हमारे पास आएगा, दैट आर इफेक्टिव विल बी लैम्डा इंटू 2πa। ये हमारे पास आएगा आर इफेक्टिव। सो इस पूरे के थ्रू हमारा इस तरीके से करंट फ्लो करने वाला है। तो करंट जो आएगा दैट विल बी पाई ए स्क्वायर लैम्डा अल्फा बाई 2π लैम्डा ए। सो दैट विल बी a alpha by 2 lambda. That will be a alpha divided by 2 lambda. ओके दोस्तों, अब हम लोग एक ट्रिकी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास यहां पर है x एक्सिस, यहां पर है y एक्सिस। दिस लेंथ इज l। जो हमारा b है दैट b इक्वल्स टू b नॉट साइन ky माइनस ओमेगा टी k कैप। The EMF induced in the loop is always 0. Then find L in terms of omega and K. Okay. ध्यान देना। Look, B vector is a time varying. So we have to realize B vector will always induce an EMF as it is f of t unless जो हमारा फ्लक्स फाई हो that becomes 0 in the loop. So now we forget the time part, क्योंकि देखो टाइम पार्ट जो है वो तो किसी भी हालात पर हमें बचा ही नहीं सकता है ईएमएफ को जनरेट होने से। लेकिन अगर मैं बी वर्सेस वाई को ड्रॉ करूं, कोई भी इंस्टेंट बोला है तो लेट्स कंसीडर टी इक्वल्स टू 0, तो बी विल बी बी नॉट साइन के वाई, राइट। सो यहां पर अगर मैं कोई भी एक टुकड़ा काटता हूं dy का, दिस लेंथ इज सपोज a, तो ट्राई टू रियलाइज जो हमारे पास फ्लक्स डी फाई आएगा दैट विल बी बी नॉट साइन के वाई इंटू डी वाई इंटू ए। ये लेंथ को मैंने ए मान लिया था ए। सो यहां पर जो हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा बी नॉट ए इंटीग्रल साइन के वाई डी वाई फ्रॉम 0 to L, बी नॉट ए बाई के 1 minus cos KL. This is what we are going to get. So now we realize फ्लक्स को अगर हमें 0 करना है तो cos KL का वैल्यू जो होना चाहिए that must be equals to 1. ठीक है। So KL का जो वैल्यू होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2n पाई, तो L का वैल्यू होना चाहिए 2n पाई बाई K। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। हमारे पास यहां पर टोटल फ्लक्स को 0 करने के अलावा ओनली होप ये था टाइम वेराइंग होने के बाद भी अगर y के अलोंग नेट फ्लक्स हमारा 0 हो जाए देन इट इज अ पॉसिबिलिटी, अदरवाइज तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। दिस इज नॉट बेसिकली
a question of time varying magnetic field or something like that. This is more of a question of flux. मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुका है. ओके, अब मैंने बाय द वे नंबरिंग थोड़ा गलत दिया हूं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. और बाय द वे मैंने एक चीज और भी बता दे रहा हूं. ये 12th पे चार्ज निकालने बोला था, मैंने करंट का निकाल दिया हूं. चार्ज का तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, पहले चार्जिंग होगा फिर डिस्चार्जिंग होगा. मैं इनफैक्ट टफर पार्ट निकाल दिया हूं, तो चार्ज का तुम लोग ग्राफ ड्रॉ ही कर लोगे. पहले ऐसे फिर इस तरीके से कम होता जाएगा. ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. आसानी है, बस एक इंपॉर्टेंट सबक वाली क्वेश्चन है. हमारे पास यहां पर एक लूप है. यहां पर एक मैंने कंडक्टिंग रॉड, मेरा कॉर्ड के मतलब कंडक्टिंग रॉड रखा हुआ है ऑफ लेंथ L, जो हमारा सिमेट्रिक है अबाउट द सेंटर. तब जो मेरा EMF इंड्यूस हो रहा है वो अगर एप्सिलॉन है, और रॉड को अगर मैं छोटा सा अमाउंट डिस्प्लेस करता हूं बाय एन अमाउंट डेल्टा L, तो सवाल यहां पर ये है, फाइंड द चेंज इन EMF इंड्यूस्ड. ठीक है, ओके, ट्राई टू रियलाइज. यहां पर अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं अगर कोई भी जनरल डिस्टेंस x के बारे में बोलूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरीके से आने वाला है. यहां पर ये वाला एंगल जो है वो हमारा थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा है. ठीक है, सो ट्राई टू रियलाइज जो हमारा E का वैल्यू है, दैट विल बी नथिंग बट पाई एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स. So that will come out to be equals to alpha x by 2. ये डिस्टेंस हमारे पास r है. ठीक है, तो जो हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल बी माइनस E cos थीटा. माइनस मतलब डायरेक्शन उल्टा होगा, इस डायरेक्शन के अलाउ होगी. एंड that will be equals to alpha x by 2. जो cos थीटा का वैल्यू है वो r by x है, माइनस अल्फा r by 2. And then we realize this becomes a constant, so डेल्टा v जो होगी हमारे पास, यानी EMF इंड्यूस जो होगी, that will be nothing but alpha r by 2 into L, and this is position independent. This is position independent. तो ये पोजीशन इंडिपेंडेंट होने के कारण नो change in EMF will be observed. EMF पे कोई भी प्रकार का हमें चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगी. ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास यहां पर एक सिलिंड्रिकल रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियस है R, और यहां पर एक कंडक्टिंग वायर है ऑफ लेंथ AB. तो dB by dt अगर हमारे पास अल्फा है, वी हैव टू फाइंड द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस AB. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से इसको काटेगी. तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा नीचे की तरफ पुश होगा, यानी A विल बी एट अ हायर पोटेंशियल and BB will be at a lower potential. Now I join the two ends over here. यहां पर मैंने दोनों एंड जो है उसको ज्वाइन कर देता हूं. तो मुझे अब निकालना है जो टोटल फ्लक्स है वो हमारा कितना इंड्यूस्ड है. टोटल फ्लक्स हमें देखना है. ध्यान दो, ये दोनों रेडियल है, तो वी हैव टू रियलाइज जो EMF अक्रॉस OA
that will be EMF across OB that will be equals to 0, क्योंकि ये तो हमारा दोनों रेडियल पार्ट है। सो फ्लक्स देखने के लिए मैं क्या करूंगा, ये सिमेट्रिक है तो ये हमारा L/2 है, दिस इज माई R, सो दिस इज माई थीटा। सो व्हाट आई कैन राइट इज tan theta equals to L/2R। जो हमारा इस पर फ्लक्स आएगा फाई, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल तो होता है πr² डिवाइडेड बाय 2π इंटू 2θ इंटू b। सो दिस इज गॉन b r² tan इनवर्स L/2R। तो ये हमारा इसके अंदर फ्लक्स जो है वो हमारा इनक्लोज होने वाला है। सो द EMF इंड्यूस्ड विल बी सिंपली d∅/dt, so that will be r² alpha tan inverse L/2R। Pretty simple and straightforward. Okay? Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास n आइडेंटिकल चार्जेस है of charge q and mass m. They are constrained to move under a radius of r. The equivalent current is I0. और अब जो है अंदर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंक्रीजिंग है, dB/dt is equals to c। अच्छा, बाय द वे जो चार्जेस है वो हमारा इस तरीके से मूव कर रहा था पहले से। तो सवाल ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट आफ्टर टाइम t। अच्छा, ये अगर मेरा ओमेगा से मूव करता है तो जो हमारे पास करंट होगा दैट विल बी NQ/2π/ओमेगा, दैट विल बी NQ⍵/2π। नाउ हियर इज द रेडियस r, हियर इज द रेडियस r। इसको मैं ओमेगा मतलब ओमेगा नॉट बोल देता हूं इनिशियली, सो राइट इट लाइक दैट, ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा इस तरीके से इंड्यूस होगा, जो इस चार्ज को एक्सीलरेट करवाएगा। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी πr² into c divided by 2πr, that will be CR/2। तो जो हमारा पार्टिकल है उसका एक्सीलरेशन होगा QCR/2, तो अल्फा जो होगा that will be QC/2। तो जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग ओमेगा आएगा that will be equals to ω0 plus alpha t. So that will simply come out to be equals to ω0 plus QCT/2। तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग करंट आएगा that will be NQ⍵/2π, तो that will be NQ⍵0 plus alpha t, यानी QCT। So that will simply come out to be, ये वाला पार्ट जो है वो तो हमारा I0 ही हो जाएगा प्लस NQ² CT divided by 2π. So that is going to be the total current in the loop. Okay? Okay, दोस्तों, they consider a cylindrical region like this that has a cavity of radius r/2.
एंड यहां पर जो हमारा dB by dt है वो हमारा है अल्फा. सो कैलकुलेट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी. ऑब्वियस बात है, हम कैसे करते हैं, प्लस भी कर लेंगे माइनस भी कर लेंगे, और दोनों जो है वो हमारा आपस पे इंक्रीजिंग है, ये वाला चीज हम एज्यूम कर लेंगे. दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमारा बढ़ना ही चाहिए. तो मैं फिगर को थोड़ा सा यहां पर बड़ा करके ड्रॉ करता हूं. लेट अस कंसीडर समथिंग लाइक दिस. ठीक है, हियर कम्स द कैविटी. Now forget about everything else. ठीक है, ट्राई टू रियलाइज, जो अगर मैं यहां पर केवल बाहर वाले को कंसीडर करूं, ये है मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, दिस इज माय लाइन ऑफ सिमेट्री, और यहां पर मेरे पास कोई पॉइंट है समथिंग लाइक दिस. ठीक है, जो इसके सेंटर से कुछ x दूरी पर है. तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑब्वियस सी बात है, ट्राई टू रियलाइज, वो इसके हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है E1. और वैल्यू तो हम जानते ही हैं, E1 का वैल्यू बहुत बार निकाले हैं. That will be x alpha by 2. ठीक है, ये हमारे पास E1 आने वाला है. Now from the second center, इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जब सेंटर में पकड़ूंगा, इसका जब मैं सेंटर पकड़ूंगा, और यहां से कोई डिस्टेंस y पर है. ठीक है, यहां पर अगर मैं कोई डिस्टेंस y देखता हूं, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से होना चाहिए, जो कि हमारा इसको इंक्रीज कर पाए. तो यहां के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कुछ इस तरीके से होने वाला है, और E2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा, दैट आई ऑल्सो नो, that will be y alpha by 2. ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है. अच्छा, सो यहां पे हमारे पास जो है ये दोनों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैंने यहां पर देख लिया हूं. तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों के बीच एंगल को बोलता हूं थीटा, तो ये वाला एंगल जो आएगा, ट्राई टू रियलाइज, दैट विल कम आउट टू बी 180 माइनस थीटा. अच्छा, दिस इज r by 2. सो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2xy. दिस इज व्हाट आई कैन राइट. दैट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा. राइट, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, दैट विल बी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा. मैं नेट मैग्नीट्यूड जो है वो निकालने का कोशिश कर रहा हूं. सो ट्राई टू रियलाइज अल्फा बाय 2 कैन बी सेफली केप्ट आउट. व्हाट वी विल हैव इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy into cos theta. And then we realize we have already obtained the value of 2xy cos theta. Amazingly, that is x square plus y square
-r²/4, यानी इस पूरा चीज का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं। तो α/2 into √r²/4, so that will be equals to α/r/4. So that will be the value of electric field, and amazingly the magnitude of the electric field is always a constant. Okay दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहां पर एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, यहां पर अंदर है B, और यहां पर एक मेरे पास रेजिस्टेंस वाला वायर है। इट्स अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल द C। O जो है वो AB का मिड पॉइंट है, वो एक डायमीटर है, और AC और BC जो है उनका लेंथ है L। इनका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू R0, ठीक है, सॉरी R0/L। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C एंड B एंड C। इन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमें यहां पर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फॉरगेट अबाउट द करंट पार्ट। अगर मैं केवल ये वाले को देखूं, फ्लक्स जो हमारे पास आएगा दैट विल बी BL²/2। इसका एरिया जो है वो है L²/2। तो हमारे पास जो EMF इंड्यूस होगा दैट आई अंडरस्टैंड टू बी L²/2 into dB/dt, that will be alpha. Now try to realize, as this is a circular electric field and AB is a part of like diameter, so no EMF across AB. तो ये जो EMF इंड्यूस होगा, तो EMF across AC, that will be EMF across CB, that will be L²α/4। और किस तरीके से होगा अगर हम ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसको हमें इस तरीके से आके काटने वाली है कुछ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से काटने वाली है, कहीं पर भी देख लो। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरीके से काटेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा ऊपर की तरफ पुश होगा। तो यहां पर जो है, यहां पर इसका -n आएगा और यहां पर इसका +n आएगा। तो यहां पर जो बैटरी जनरेट होगी वो हमारा इस तरीके से होगी, और यहां पर जो बैटरी जनरेट होगी वो हमारा इस तरीके से होगी। ये दोनों हमारा सपोर्टिव पोजीशन पर बैठा हुआ है। नाउ वी रियलाइज दिस, दिस विल बी, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका लेंथ है √2L, एंड ये भी निकाल लो, AB भी निकाल लो, ठीक है। यहां पर this will be R0 and this will be R0, ठीक है। इसको E' बोल दो, and due to that a current I will flow like this. This is the point A, this is C, this is P. So what I can see over here, try to realize the current I will be nothing but L²α/2 यानी 2E' divided by the total resistance R0 into 2 + √2।
So that is going to be the current I. ठीक है? So now as we move from A to C, we get a gain over here and then we get a drop over here. So हमारे पास जो VCA होगा, that will be epsilon dash minus IR naught. That will be L square alpha by 4 minus IR naught L square alpha by 2 into 2 plus root 2. So that will be L square alpha by 4 1 minus 2 by 2 plus root 2. ठीक है? So 2 plus root 2 पर अगर जाएगा तो what I have is this will be root 2 divided by 2 plus root 2. तो L square alpha by 2 root 2 into, so in fact 4 root 2 plus 1. This is what we are going to get, VCA. And similarly we can find VCB, and वहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां से यहां जो है we are going to get a gain, and again we are going to get a gain. So that will be only a plus sign over here, nothing else. And VBA is nothing but root 2 R naught into I. तो इस तरीके से हम आसानी से सारे के सारे जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम निकाल सकते हैं. ओके दोस्तों, ये वाला देखते हैं. A conducting ring of mass equals to pi kg and radius r equals to half meter is kept in a flat horizontal plane. यहां पे b वेक्टर जो है that is equals to 2j cap plus t square k cap Tesla. The resistance is equals to pi ohm. Find the electric field induced at the circumference at the instant of topple. And दूसरा, the heat generated in the ring till the toppling starts. तो ये दोनों चीज जो है वो हमें यहां पर करना है. तो वो हम किस तरीके से करेंगे इसके बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं. So let us consider like this. This is my x-axis. This is my y-axis. I have a ring something like this that has a radius of r. Now there are two magnetic fields. One is along the 2j cap and another is up the plane t square k cap. G जो है वो डेफिनेटली हमारा प्लेन के नीचे है, समथिंग लाइक दैट इनसाइड राइट. ठीक है? ओके. सो नाउ वी ट्राई टू रियलाइज दैट दिस कैन नॉट क्रिएट एनी फ्लक्स. फ्लक्स विल बी क्रिएटेड ओनली ड्यू टू दिस. तो द फ्लक्स फाई will be simply equals to pi r square into t square. So the EMF induced will be 2 pi r square into t. That will be the EMF induced. ठीक है? समझ में आ रहा है? So अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है तो घटाने का कोशिश करेगा. So try to realize यहां पर जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा म्यू वेक्टर. ठीक है? दैट कैन बी रिटन एज, नंबर ऑफ टर्न्स तो हमारा 1 है, दैट विल बी द करंट आई इंटू पाई आर स्क्वायर into k cap with a minus sign. ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा. अच्छा, what will be the value of current? I will be simply equals to 2 pi r square t,
डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस आई राइटिंग इट लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आ जाएगा -2π² r⁴t divided by lambda into k cap. And then we realize that this cannot provide any torque. ठीक है, but this 2j cap can definitely provide a torque on it. So tau vector is a mu cross b. ठीक है, that will be mu cross b. अगर म्यू क्रॉस बी अगर मैं करूंगा तो k क्रॉस j आएगा। k क्रॉस j इज -i, so that minus will be gone. So what I can write is 4π, यहां पे केवल 2 कंसीडर करना है, 4π² r⁴ I cap. यानी definitely it has a rotational tendency like this, so it will topple over here. This will topple over here. जी हमारे पास इस तरीके से है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क जो प्रोवाइड करेगा वो हमारा mg होगा। Therefore it topples when, वो टॉर्क को हमारा काउंटर एक्ट कौन करेगा? डेफिनेटली mg का टॉर्क। और mg का टॉर्क जो होगा इफ वी सी, वो तो हमारा सेंटर से ही लगेगा, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू mgr। तो r जो है वो तुम यहां पर काट दो, तो एक तो हमारे पास कट गया। तो जिस टाइम पर होगा उसको मैं t0 नाम दे देता हूं। तो t0 हमारे पास जो आएगा दैट विल बी लैम्डा mg डिवाइडेड बाय 4π² r⁵। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करने की बात है। लैम्डा जो है वो है मेरा पाई, m जो है वो भी मेरा पाई है, g मेरा 10 है, यहां पर हमारे पास है 4π² और r³ आ जाएगा मेरे पास 1/8, तो ये मेरा 2 जाएगा। तो हमारे पास t0 जो आएगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी 20 सेकेंड। हमें यहां पर अब E इंड्यूस निकालना है, तो EMF जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू E इंटू 2πr। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, EMF का वैल्यू हम जानते हैं 2πr² इंटू t, सो दैट विल बी सिंपली r इंटू t। ठीक है, तो r का वैल्यू जो है वो हम जानते हैं हाफ, t हमारे पास आ गया है 20 सेकेंड, तो हमारे पास E इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा 20 इंटू हाफ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर मीटर। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, अब जो है इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला है, हीट जनरेटेड। अच्छा, पावर कितना होगा? पावर अगर हम ध्यान दें, P जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू I² इंटू लैम्डा, सो दैट विल बी 4π² r⁴ बाय लैम्डा इंटू t²। ये हमारे पास आ जाएगा पावर। और अब जो है मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हीट के लिए, तो मेरे पास हीट जो आ जाएगा H 4π² r⁴ इंटीग्रल t² dt, t वेराइज फ्रॉम 0 टू t0। ये हमारे पास टोटल हीट आएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4π² r⁴ इज 1/16, यहां पर डिवाइडेड बाय 5 आएगा, यहां पर हो जाएगा मेरे पास 10⁵/3। सो मेरे पास सिंपली आ जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू π/12 into 10⁻³ joule. So that will be the total amount of heat that is going to get produced
in before the toppling gets started. Okay. सॉरी यहाँ पे टी नॉट का वैल्यू जो है वो है हमारा 20, यानी 20 क्यूब आएगा, सॉरी। तो मेरे पास यहां पर जो आ जाएगा, एक सेकेंड, तो इंटू 8 भी हमारे पास आएगा। तो इंटू 8 अगर हमारे पास आएगा तो पाई बाई 12 था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ये हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देखे हैं, थोड़ा सा उसका वेरिएशन है। यहां पर एक इनफाइनाइट वायर है जिसके थ्रू करंट जो है वो हमारा वेराइंग है, I इज इक्वल्स टू 2t, और यहां पर मेरे पास एक स्क्वायर लूप है, रेजिस्टेंस है R और कैपेसिटेंस है C। डिस्टेंस जो है वो dd है, और इस वाले से यहां का भी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू d। तो कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था। Find the charge as a function of time t. Heat generated in the loop as a function of time t. And who is providing the energy for this heat dissipation? अच्छा, ऑब्वियस बात देख सकते हैं, जो यहां पर अंदर की तरफ फ्लक्स जो है वो हमारा बढ़ता रहेगा, तो एक्सटर्नल सर्किट पे जो करंट फ्लो करेगा वो तो हमारे पास इस तरीके से होने वाला है। तो कैपेसिटर का ये वाले प्लेट पे चार्ज आ जाएगा -q, और ये वाले प्लेट पे चार्ज आ जाएगा +q। ऑब्वियसली देयर इज अ बैटरी ड्यू टू दैट वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वेराइंग फ्लक्स। ठीक है, तो मैं यहां पर सारे फ्लक्स को निकालने का कोशिश करूंगा। उस फ्लक्स को निकालने के लिए मैं यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ x ओवर हियर एक पतला सा स्ट्रिप काट लेता हूं, जिसका थिकनेस जो है वो है हमारा dx। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B जो हमारे पास आएगा दैट विल बी म्यू नॉट I बाई 2 पाई x। तो हमारे पास फ्लक्स जो आएगा दैट विल बी म्यू नॉट I बाई 2 पाई x इंटू d इंटू dx। ये हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स डिफाई, राइट। सो इसके अंदर कोई एक इंस्टेंट पे जो टोटल फ्लक्स हमारा आ जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट I जो है वो है हमारा 2t इंटू d डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रल dx बाई x वेराइज फ्रॉम d to d। ठीक है, सो व्हाट आई गेट इज, ये 2 तो हमारा कट गया, तो दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट d बाई पाई ln2 इंटू t। ये हमारा फ्लक्स जो है वो होने वाला है, एंड दिस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो ये वाले पे जो इफेक्टिव बैटरी लगेगा उसका ईएमएफ जो होगा दैट विल बी d∅ बाई dt म्यू नॉट d बाई पाई ln2। एंड नाउ ट्राई टू रियलाइज इट विल बी charging RC circuit. It will be a charging RC circuit. तो हमारे पास जो Q आएगा that will be C into this, यानी म्यू नॉट DC by pi ln2 1 minus e to the power minus t by RC। तो ये मेरे पास चार्ज आ गया है। तो सेकेंडरी वाले पे जो करंट होगा हमारे पास I, सेकेंडरी वाले पे जो करंट होगा हमारे पास I, that will be dq by dt। So this minus minus will be gone, तो RC से डिवाइड होगा, that will be म्यू नॉट d by pi r ln2 into e to the power minus t by RC। ये हमारे पास आ जाएगा करंट।
तो हमारे पास जो पावर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो म्यू नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर ln2 का होल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू आर e टू द पावर -2t/RC। ये हमारे पास आ जाएगा पावर। एंड जो हमारे पास पावर आ गया है, हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारे पास टोटल हीट प्रोड्यूस होगा म्यू नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर ln2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर इंटीग्रल e टू द पावर -2t/RC dt। इट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to t। एंड हम जानते हैं ये हमारा डिवीजन पर आ जाएगा, ये वाला टर्म, और उसके बाद जो हमारे पास होगा यहां पे तो सिंपली 1 माइनस वो वाला क्वांटिटी आएगा जो हमारा टोटल हीट प्रोड्यूस होगा 2 पर आ जाएगा। तो 2 म्यू नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर ln2 का होल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर सी 1 माइनस e टू द पावर -2t/RC। अब ये सवाल उठेगा, जो ये हीट प्रोड्यूस कौन करवा रहा है? हीट प्रोड्यूस जो कर रहा है वो हमारा बैटरी कर रहा है, और वो बैटरी इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका करंट जो है वो हमारा इंक्रीजिंग है, और इसका करंट एक्चुअली ये करंट को डिक्रीज करवाना चाहेगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो ट्राई टू रियलाइज एक्सटर्नल सोर्स दैट इज maintaining the current capital I is actually providing heat of dissipation as well as energy stored in capacitor। जो ये वाले का और एक आई के कारण जो यहां का आई को कम होने से रोक रहा है, वही चीज जो है वही तो यहां पर मेंटेन कर रहा है। इस सिंपल बात को हम यहां पर सबसे पहले रियलाइज कर ले। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहां पर एक सिलिंड्रिकल रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड है बी अंदर, और dB by dt जो है वो हमारा अल्फा है ग्रेटर देन 0। यहां पर बाहर एक सेंटर से d डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है Q, और इसको मैं अब मूव कराना चाहता हूं, एक तो रेडियली अलोंग द पाथ 1, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, रेडियल पाथ के परपेंडिकुलरली ऐसे स्ट्रेट में मूव करवा के ले जाना चाहता हूं, एंड आई वॉन्ट टू मूव इट टू इंफिनिटी। तो सवाल यह है, एक्सटर्नल एजेंट को इस प्रोसेस पर कितना काम करना पड़ेगा? अच्छा, अगर हम एक बात को रियलाइज करें, इसके बाहर कोई भी जगह पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से हमारे पास सर्कुलर होगा, और कोई भी अगर मैं एक जनरल डिस्टेंस x पर सोचूं, ठीक है, तो जो हमारे पास EMF होगा वो तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा अल्फा इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत बार हम देख चुके हैं। तो बाहर पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी अल्फा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2πx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E will be simply alpha r square by 2x। Now try to realize जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो तो हमारा इस तरीके से है, टेंजेंशियल है। So first of all we have to realize as
path 1 is a radial, तो कोई भी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर जो होगा वो हमारा E वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा डेल्टा W होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी पाथ 1 के अलॉन्ग मूव करवाने पे कोई भी इंस्टेंट पे पावर हमारा 0 होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो एक्सटर्नल फोर्स का पावर को 0 होना पड़ेगा। तो यहां पर तो हमें कोई भी प्रकार का वर्क नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पाथ 2 में अलग अलग पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेफिनेटली उसे इंटरसेक्ट करने वाला है। तो मैं सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो मैं एक बार बना लेना चाहता हूं। ये इसका सेंटर है और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो मान लो यहां से, जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां पर हमारे पास d है, ये x दूरी पर ऑलरेडी हमारा आ चुका है। तो इसका जो हमारे पास रेडियस होगा दैट विल बी से सम स्मॉल r, और यहां पर एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा थीटा। दैट इज द पोजीशन। तो यहां पर जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर इस तरीके से है E वेक्टर। So I really don't care about the perpendicular component. What I am really interested is in the component along this. Try to realize this angle is also theta. So this is going to be E cos theta. Right? So this is going to be simply equals to E cos theta. So जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा that will be equals to QE cos theta. अच्छा, E का वैल्यू कितना है? E का वैल्यू सिंपली आ जाएगा अल्फा कैपिटल R स्क्वायर बाई 2R, और cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा T बाई R। ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड देन वी रियलाइज दैट this thing is nothing but Q alpha D R square divided by 2R square, और इतना ही एक्सटर्नल फोर्स हमें इस डायरेक्शन पे लगाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड वाइज इतना ही एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसे बहुत ज्यादा धीरे धीरे मूव करवाने के लिए। सो व्हाट आई हैव इज अ DW एक्सटर्नल will be Q alpha D capital R square by 2 small r square into dx। ठीक है, अच्छा अब जो है यहां पर ध्यान दो, हमें किसी ना किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो द बेस्ट वे ऑफ एलिमिनेशन में क्यों ना थीटा के टर्म्स में पूरा कर लूं, तो स्मॉल r जो है, जो हमारा स्मॉल r है, ट्राई टू रियलाइज दैट इज d sec थीटा, और जो x है दैट इज माई d tan थीटा। तो dx का वैल्यू जो होगा दैट विल बी d sec स्क्वायर थीटा इंटू टी थीटा। सो मेरे पास ये आ जाएगा dw एक्सटर्नल will be simply equals to Q alpha D capital R square by 2. dx is nothing but a D sec square theta d theta, and divided by R square that will be D square into sec square theta. That is what we are going to get. So now sec square get cancelled out, and that d square term also gets cancelled out. So Q alpha R square by 2 into d theta. Try to realize initially the theta was 0, and finally when it moves to infinity
द थीटा बिकम्स पाई बाय 2, क्योंकि इन्फिनिटी पे मीट करवाना है तो नियर पैरेलल हमारा होना चाहिए. सो द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट q alpha r square by 2 integral d theta, theta varies from 0 to pi by 2, तो q alpha r square pi divided by 4. So that is the amount of work done by the external agent. Okay?